मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये मुद्दा रखेंगे कि ओवर द वीकेंड खबर सामने आई कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवानों के साथ जो मुलाकात की है वहाँ पे ख़ास तौर पे एक तो नौजवानों को पाकिस्तानियत के हवाले से तलक़ीन की, फिर जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो मुल्क को दीगर दरपेश चैलेंजेस हैं, उनसे नौजवानों को आगाह किया और इन सब चीज़ों का मुकाबला करने में पाकिस्तान की अफवाज, ख़ासतौर पर पाक फ़ौज किस तरह से तैयार है उस पर रोशनी डाली। लेकिन जो ख़ास तौर पे एक चीज़ जो मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को बेहद पसंद आई, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि दुनिया भर में उसकी गूंज रही, वो ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू थी। और जिस तरह से एक दो टोक और दबंग गुफ्तगू थी वो इंतहाई काबिल तहसीन, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मसम्मत के इसके बाद एक मखसूस सियासी जमात जिसका नाम PTI है, उसने जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया वो इंतहाई काबिल मसम्मत है। इस चीज़ को मैं सबसे पहले प्रोग्राम में एड्रेस लाजमन करना चाहती थी, जो कि मैंने किया। प्रोग्राम में आगे भी बढ़ेंगे और कुछ पॉलिटिकल मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट है, जो इंतशार की कैफियत है, जो ग्रुप बंदियाँ हैं, वो सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं बल्कि पार्टी के बाहर भी फैल चुकी हैं। जो पुरानी PTI है और जो नई PTI की क़यादत है, उनके दरमियान लड़ाई झगड़े कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान हुआ, उसने एक बार फिर फवाद चौधरी को पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने लाके खड़ा कर दिया। PTI की सियासी कमेटी ने एक एलामिया जारी कर दिया और उसके बाद फवाद चौधरी खामोश नहीं बैठे। जो उनका अंदाज़ है कि वो हेड्स ऑन लेते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल कोई बिला झिझक, बिला रोक टोक उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की एक बारिश कर दी। इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन लड़ाइयों का नुकसान पहुंच रहा है और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली क्या PTI के मुखालिफिन यानी कि हुकूमत को हो रहा है, इन मामलात पे बात करेंगे। कुछ दीगर अहम मामलात भी हैं। अपोजिशन की तहरीक है, रमज़ान के बाद चल सकेगी, नहीं चल सकेगी, कामयाब हो सकेगी या नहीं, और अपोजिशन जहाँ पर मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से नाला हैं, वहीं पर इंटरेस्टिंगली एंड सरप्राइजिंगली जो आलमी मुआशी इदारे हैं वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से खासे मुतमईन नजर आते हैं। फिर आज PTI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये पैगाम दिया कि साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI का जो विजन है, जो उनका तजुर्बा है बतौर साबिक वज़ीर आज़म, उससे फ़ायदा उठाया जाए। ये पैगाम जो PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुपा हुआ था, किसके लिए था? हुकूमत के लिए था या किसी और के लिए था? इन तमाम मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं फवाद साहब, जो कि सीनियर सियासतदान हैं और जिनका ये दावा है कि वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वही PTI की क़यादत में शामिल हैं। फवाद चौधरी साहब, जो हुआ शुएब शाहीन साहब के साथ आपका मामला और उसके बाद PTI की सियासी कमेटी का एलामिया, फिर आपने जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए, आपने कहा ये सियासी कमेटी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की कमेटी है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आप खुद एक वकील हैं, कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, आपके पास इन तमाम इल्ज़ामात के सबूत तो मौजूद होंगे। नहीं, मैं कोई इन्वेस्टिगेशनिंग एजेंसी तो नहीं हूँ ना। सबूत तो सिंपल यही है कि जो वकला को देखिए, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आप पब्लिक फंडिंग ले रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने जो फंड्स हैं उनका ऑडिट जारी करना है। अब यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि जो चीज़ें मुझे पता है वो ये हैं और जो एडमिटेड हैं वो सामने हैं। एक तो रऊफ हसन साहब ने टीवी पे आके एडमिट किया है कि वो तनख्वाह लेते हैं और जो तनख्वाह लेते हैं वो तकरीबन 7 लाख रुपए महीना तनख्वाह वो लेते हैं। अब आप मुझे कोई और बता दें मिसाल पॉलिटिकल पार्टी की कि जो एक लीडर रखे, जो कहे कि मैं सियासतदान हूँ, मैं लीडर हूँ और वो पार्टी से तनख्वाह भी ले रहा हो। नंबर 1। नंबर 2, और ये तनख्वाह ज़ाहिर है कि वो सालों से ले रहे हैं, करोड़ों रुपए में चली गई है। उसके बाद देखिए, जो 4 महीने से जो PTI की जो मीडिया की टीम जो मेरे साथ 15-16 से हमारे साथ है, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। एक तरफ आपने रऊफ हसन और इन लोगों की तनख्वाहों को बढ़ा दिया
और जो हमारे बच्चे वहाँ पे 15-16 से काम कर रहे हैं उनको आपने तनख्वाह ही नहीं दी। फिर जो स्वीपर्स का सारा स्टाफ था उसकी तो नौकरियां ही खत्म कर दी गई हैं, वो घर चले गए। हम्म। तो इसलिए देखिए ये सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि सलमान राजा हों, शेख वकास हों, रऊफ हसन हों, इन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया, आप ये समझते हैं? एस्टैब्लिशमेंट ने हाईजैक कर लिया है इनके जरिए, क्योंकि देखिए अच्छा, ये सिंपल आपको बात है। एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार नजर आते हैं? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है गरीदा कि देखिए मैं आपके सामने, क्योंकि अब आपको फ़ायदा ये है कि आप बहुत तवील अरसे से रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, आपने सारे हालात को भी जो है वो देखा है। अब इसमें आप ये देखिए कि आपके सामने मैं इस वक्त पीटीआई का बकौल उनके हिस्सा नहीं हूँ, जी। लेकिन मुझ पे 48 मुकदमे हैं जो कि मुल्तान से लेके और हर जगह मैं फेस करता हूँ। मेरा नाम ईसीएल के ऊपर है, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सीज हैं, और सलमान राजा साहब हों, ये अपने शुएब शाहीन हों, शेख वकास हों, ये तो एक दिन भी जेल नहीं गए। इनके ऊपर तो मसला ही कोई नहीं है। ईसीएल के ऊपर ये नहीं है, जब चाहते हैं, नहीं, जब इनका आपने दिल बहुत चाहता कुछ है। भुगता है पार्टी के साथ वफादारी के नाम पे और इमरान खान का साथ उनकी वफादारी निभाने के नाम पे, लेकिन शुएब शाहीन के खिलाफ भी मुकदमे हैं, सलमान राजा के खिलाफ भी मुकदमे हैं, और शेख वकास या रऊफ हसन तो खैर अरेस्ट भी रहे, और शेख वकास के खिलाफ भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन गालिबन उनके खिलाफ भी मुकदमे हैं फवाद चौधरी साहब। जी लेकिन कितने उसके दिन बावजूद आप ये समझते हैं कि ये फिर भी एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार है? नहीं, ये कितने दिन गिरफ्तार रहे ये सारे जो आपने बताया? रऊफ हसन साहब तो मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन मैक्सिमम रहे हैं, ये 15 हफ्ता या सबसे ज्यादा महीना। इसमें गिरफ्तार जो हैं, यानी जो सबसे ज्यादा लंबी गिरफ्तारी हुई है वो रऊफ हसन की हुई है, जो 15 दिन की है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो मुझे बताइए कि मैं 7 महीने जेल में रहा हूँ। हम्म। फिर जो तशद्दुद बर्बरियत का जो हमारे साथ हुई है वो तो हम्म। इनमें से किसी के साथ हुई ही नहीं है। शेख वकास साहब जो हैं वो तो एक दिन भी जेल में नहीं गए। हम्म। वो तो जब से आए हुए हैं वो तो माशाल्लाह वजारतें चला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की। और सलमान राजा साहब जो हैं उनको तो आपको पता है ऐसे वीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो मिल रहा है कि जिसकी कोई मिसाल ही इससे पहले जो है वो नहीं है। सो तो आपकी इससे आप मुलाकातें अंदाजा लगा लीजिए। आपकी तो मुलाकातें भी होती है ना इमरान खान से, जेल में मुलाकातें होती हैं, आपकी हालिया भी मुलाकात हुई है, तो क्या वहां पर आप ये मामलात रखते हैं, और क्या वजह है कि इमरान खान अभी तक ये ऐलान नहीं कर रहे कि फवाद चौधरी बाज़ाब्ता एक बार फिर पीटीआई का हिस्सा हैं, उनको पीटीआई में वापस दिया जाए, बावजूद इसके कि जमात को अपेरेंटली आप जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त? देखिए बात यह है कि एक ऐसा माहौल वहाँ पे बना दिया गया है, कर दिया गया है, जिसमें कि यूं लग रहा है कि जैसे इमरान खान को ना तो कोई प्रॉपर एडवाइस है उनके पास, ना इंफॉर्मेशन है। हम लोग जो मिलते हैं वो तो एक बड़े ऐसे माहौल में मिलते हैं जिसमें आपको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात जो है वो कर नहीं सकते। तो इसलिए ये जो इशू है इसका, इनका ये कहने का, वो हो नहीं सकता। उसमें जो मसाइल हैं वो बरकरार रहते हैं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वो जो चीज़ है वो वहाँ पे है। वैसे दीगर तमाम मामलात के हवाले से इमरान खान को पेश की इत्तलात भी मिल जाती हैं, पेश की इन्फॉर्मेशन भी उनके पास मौजूद होती है, और बाकी तमाम मुल्क में क्या चल रहा है सब इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद रहती है। लेकिन अब ये बताएं कि आपने कहा कि एक तो रिलीज़ कमेटी बनाई जा रही है, तो पूरी पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है इस वक्त तक वो नाकाम हो चुकी है, चाहे वो लीगल हो चाहे पॉलिटिकल हो, इमरान खान को रिहा करवाने के हवाले से। तो आपकी बनाई गई रिलीज़ कमेटी में या बनने वाली रिलीज़ कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, और क्या वो इमरान खान को नजात दिलवा सकेगी? अभी तो मैं खैर ये डिटेल्स में तो मैं नहीं अभी इसमें बात कर सकता कौन कौन होगा, लेकिन बहुत लोगों ने, इवन जो मौजूदा पॉलिटिकल कमेटी है इनमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम 6-7 लोगों ने मुझे फ़ोन किया। अच्छा। और उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये इमेच्योर लोग हैं, और इन्होंने जिस किस्म से जिस तरह से ये पार्टी चला रहे हैं उस तरह तो हम तबाही के दहाने पे पहुंच गए। तो इनकी इसी जो इसी अपनी इसी इसी नुक्ते से कि पॉलिटिकल पार्टी के ही 6-7 लोगों ने आपसे कहा कि पीटीआई तबाही के दहाने पे पहुंच गई है, तो जब मैं ये गुफ्तगू करती हूँ या तज्जिया करती हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा पीटीआई है वो ख़त्म शुद्ध होकर रह गई है, जो टूट फूट है, जो इंतशार है, जो ग्रुप बंदियाँ हैं, इस सूरत हाल के साथ क्या अपोजिशन रमज़ान के बाद तहरीक चलाने की पोजीशन में होगी? कामयाब तो दूर की बात है, लेकिन ना गरीरा खत्म शुद्ध तो तब होना जब अवामी सपोर्ट खत्म हो जाए। अवाम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज इमरान खान, मेरा ख्याल है इतना बड़ा कंसेंसस तो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद किसी लीडर पे हुआ ही नहीं जो इमरान खान के ऊपर है। अब देखिए मैं ये इसलिए आपसे कहता हूँ कि ये लोग एस्टैब्लिशमेंट ने यहाँ पे अपने नुमाइंदे लगा दिए हैं
कि वो सारे लोग जो इमरान खान के वफादार थे, इमरान खान के साथ थे, जिनको तशद्दुद से, बर्बरियत से, फस्तायत से उनसे दूर किया गया, उनको रिप्लेस किया गया ऐसे लोगों से जो डोसाइल हैं, जिनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, जो इजीली मैनूवर हो सकते हैं। और ये जो लॉट है सारी, इसका देखिए इमरान खान तो इनको जानते ही नहीं है, ना ये इमरान खान को जानते हैं। ये तो इनको एक्सेस इमरान खान तक दिया गया है, और एक ख़ास तरीके से, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए मुझे तो पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन सलमान राजा साहब को तो बड़ी जो है वो प्रोटोकॉल से इजाज़त दी गई। इसी तरीके से जो अपने हमारे शेख वकास हैं, उनको ना सिर्फ वो इलेक्शन लड़े, उनके वालिद साहब को भी इलेक्शन लड़ाया गया और दोनों जीते। उसके बाद और ये सारे लोग एफिडेविट्स दे के आए हैं, और इसलिए देखिए बड़ी सीधी बात है। सो ये जो लीडरशिप है, क्या ये तहरीक चला सकेगी रमजान के बाद? देखिए ये तो इनका तो देखो साबित हो गया है ना, रमजान से बाद या पहले 3 दफा जो तहरीकें चलाई हैं। अब ये जो 26 तारीख को लोग जो शहीद हुए हैं, मुझे आप बताइए कि ये जो उस दिन आप इस्लामाबाद से कवर कर रही थी, मुझे बताइए शेख वकास थे इस्लामाबाद में उस दिन? पीटीआई की तो तमाम इस्लामाबाद की और मरकजी जो लीडरशिप है वो तो गायब थी 26 को, वो तो कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, कोई भी मौजूद नहीं था। जब सलमान राजा नहीं थे, जब वकास नहीं थे, जब रऊफ हसन नहीं थे, तो फिर इन बच्चों को क्यों मरवाया है जाके? देखो ना, ये तो जितने जिम्मेदार गोली चलाने वाले हैं उतने जिम्मेदार भेजने वाले भी हैं। तो मुझे आप बताइए, तो पर्चा तो इन पे भी कटना चाहिए ना फिर। तो ये आपका और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या पीटीआई के पॉलिटिकल कमेटी का ये वर्बल स्पैट रहेगा, ये पॉलिटिकल क्लैश रहेगा, ये पर्सनालिटी क्लैश रहेगा, या आप समझते हैं कि कोई रिवैम्प हो सकती है पीटीआई? आप कन्विंस कर सकते हैं इमरान खान को किसी मौके पे? देखिए जी, बात यह है कि फैसला तो जाहिर है इमरान खान नहीं करना है, वो कैसे करेंगे। बहरहाल फिलहाल हमारी तवज्जो तो यही है कि हम एक ऐसा जो है वो बना सके, ग्रुप बना सके, लोग बना सकें जो कि इमरान खान की रिलीज के ऊपर फोकस हो सके। तो क्या वो फॉरवर्ड ग्रुप होगा? क्या वो पीटीआई का कोई फॉरवर्ड ग्रुप होगा? नहीं, फॉरवर्ड ग्रुप नहीं होगा, वो एक समझिए पीटीआई का तो नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऐसा हो जो सिर्फ इमरान खान की रिलीज के ऊपर जो है वो फोकस हो सके। अब आज भी आप देखो ना कि इतने मतलब ये, अब इसको मैं क्या कहूँ कि ये इतने भोले तो नहीं है ना, कि आज इशू ये था कि इमरान खान को जो है वो इनकम्युनिकेटो कर दिया गया, उनको फैमिली से मीटिंग नहीं कर दी गई, उन्हें कैद तन्हाई में जो है वो डाल दिया गया। और आज हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे हो रही है? पतन की रिपोर्ट पे हो रही है। आज का जो इशू है वो इमरान खान के साथ सलूक है या पतन रिपोर्ट है? और आपको फिर अडियाला जेल के सामने करनी चाहिए थी या केपी हाउस की लग्जरी में करनी चाहिए थी? तो ये जो सारे लोग हैं बेसिकली देखिए बड़ा साफ नजर आ रहा है कि ये इमरान खान के इर्द गिर्द ये इनको लगाया गया है, और इमरान खान को जेल में रखने के लिए इनको लगाया गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीटीआई शुड गेट रिड ऑफ दैट। ये बहुत अहम बात कर रहे हैं फवाद चौधरी आप, और इसी गुफ्तगू के साथ, आपके इसी स्टेटमेंट के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। बट दैट्स अ बिग न्यूज़। फवाद चौधरी समझते हैं शेख वकास अकरम हैं, जो सलमान अकरम राजा हैं, जो रऊफ हसन हैं, ये एक तरह से प्लांटेड हैं और इनको लगाया ही पीटीआई में इसलिए गया है ताकि इमरान खान को जेल में रखा जा सके। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल एंड पॉलिटिकल टीम के इंतहाई अहम और सीनियर मेंबर सेनेटर हामिद खान से गुफ्तगू करेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे हुकूमत के साथ, तो ज़रा कुछ सवाल जवाब करेंगे, ख़ासतौर पर जिस चीज़ के साथ हमने अपने प्रोग्राम के इंट्रो का आगाज़ किया था, आर्मी चीफ के नौजवानों के साथ गुफ्तगू, जहाँ पे उन्होंने मुल्क को दरपेश मामलात के हवाले से बातचीत की और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हुकूक पर एम्फसाइज़ किया उन्होंने। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात और ख़ास तौर पे इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान और शहरी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़, तो ये सब चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल मामलात पर भी बात करेंगे। अपोजिशन मुसलसल हुकूमत के साथ नाला हैं, सो मच सो कि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल पे सवालात उठा दिए, लेकिन इंटरेस्टिंगली एंड सरप्राइजिंगली जो आलमी मुआशी इदारे हैं वो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पे इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ये इतना तजाद किस तरह से मौजूद है? और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई ने
उसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी एक पैगाम दिया है। इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्ता रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले ये फरमाइए कि आर्मी चीफ मुल्क के मुख्तलिफ तबक़ात के साथ, मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ इंट्रैक्शंस करते रहते हैं। ताजरों के साथ इंट्रैक्शंस की, दीगर लोगों के साथ इंट्रैक्शंस हुई, नौजवानों के साथ जो इंट्रैक्शन है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, बिकॉज़ नौजवान एक तो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, फिर पाकिस्तान की बहुत बड़ी 60 से 70% आबादी का हिस्सा हैं। फिर उन नौजवानों में जिनके साथ आर्मी चीफ ने खिताब किया, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक के हवाले से जो दो टोक बात हुई, अनअपोलोजेटिकली जो एक नैरेटिव दिया गया, कितना इम्पॉर्टेंट है जनाब क़य्यूम साहब? जी गरीदा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये जो मुल्क के अंदर एक्यूट पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती रही ना, उसके जहां जहां और बहुत से नुकसानात थे, मईशत के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, वहां एक नुकसान जो बहुत बड़ा था वो ये था कि यूथ को हमने मिसगाइड किया और यूथ के ज़हन में ऐसी चीजें डाल दी फॉरेन नैरेटिव्स के साथ कि उनके माइंड्स को पल्यूट किया गया और मुल्क का जो बेहतरीन अदारा है आर्म फोर्सेस का, जिसमें जवान चारों सूबों से, बल्कि 5 सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से अपनी जानें निसार करते हैं, उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की। तो आर्मी की लीडरशिप और आर्मी के जवानों के खिलाफ और बैसियत इंस्टीट्यूशन, दिस वॉज वेरी बैड। सो देयरफॉर देयर इज अ नीड, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बड़ा अच्छा किया कि वो खुद आए। अभी पिछले कुछ एक महीने से मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्ड हमारे कोर कमांडर भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाते रहे और वहां जाके भी यूथ को न सिर्फ एड्रेस किया बल्कि क्वेश्चन आंसर्स किए। मैं खुद भी एज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, मैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं उधर था सियालकोट के अंदर, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट फॉर विमेन है, और उसके अंदर 10,300 बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं। उनसे बात की। 2 दफा मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर गया, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और इसी तरह गुजरात की यूनिवर्सिटी। मतलब ये है कि ये इंटरेक्शन करना ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फर्ज है, बल्कि हम में से हर कोई, या रिटायर्ड के जो लोग हैं, प्लस जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्लस जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं, प्लस जो आप जैसे सहाफी हैं, उनका भी ये रोल है कि हमारे नौजवानों के ज़हनों से ये जो जहर भरी गई है कि जी आपके जो आपको मार रहे हैं वो है हर चीज के ऊपर, और बड़े झूठे नैरेटिव बाहर से निकाल के फौज ने गोली चलाई, डी चौक के ऊपर वो खून किनारे बन गए, 278 लोग हो गए। ये इतने गलत नैरेटिव्स हैं और इसकी वजह से लोगों का दिमाग पलूट हुआ। तो मैं तो बाहर भी गया, तो मैंने यूथ को एड्रेस किया। मैं पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का पैटर्न इन चीफ भी हूँ, और अल्लाह के करम से उनका पीछे हमने जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की और नौजवानों के माइंड्स को पोल्यूट करने के हवाले से, तो अनफॉर्चुनेटली इस सब के बाद भी, यानी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की, इतनी हार्ट टचिंग वो गुफ्तगू थी और इतनी वो ओपन एंड कैंडिड एंड फ्रैंक गुफ्तगू थी, बड़े खुले माहौल में, और बड़ा दिल खोल के उन्होंने वो गुफ्तगू की। नौजवानों ने भी उसी तरह से उसको रिसीव किया। लेकिन इस सब के बावजूद एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मखसूस सियासी प्रोपेगेंडा का आगाज़ कर दिया गया। इस गुफ्तगू के बावजूद भी, इस गुफ्तगू के बाद भी, कि जहाँ पे पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ एक बयानिया दिया जा रहा था, वो दुश्मन PTI का भी है, वो दुश्मन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, वो दुश्मन पाकिस्तान का है। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात गरीदा आपने की है। मुल्क की जो सलामती अगर दाव पे लग जाए ना, और वो दाव पे कैसे लगती है, वर्स्ट थिंग कैन हैपन इज के इंटरनल कोहेजन को ख़त्म किया जाए और आर्म फोर्सेस का अदारा जो कि मुहाफ़िज़ है कौमी सलामती का, और उसके खिलाफ आप एक जहर आलूद एक प्रोपेगेंडा शुरू करें। आपने देखा ना, खुदा की कसम क्या कुछ नहीं हुआ, म्यूटिनी की कॉल दी गई, आपने कहा ऑर्डर मत माने, आपको ये होगा वो होगा, और फिर फिजिकली अटैक्स हुए हमारी इंस्टॉलेशंस और
अफवाज के ऊपर, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा राइटली कहा, और मैं तो एक फौजी हूं, मैं समझ रहा था कि उनके दिल की अथाह गहराइयों से ये चीज निकल रही थी कि मुझे नहीं पता होता कि मेरे दाएं तरफ खैबर पख्तूनख्वा का बंदा है या सिंध का बंदा है या बलूचिस्तान का है, ये सुन्नी है या शिया है या क्या है। हम क्रिश्चियन भी हमारी फौज में है। हम फौजी लोग सिर्फ कौमी यकजहती, पाकिस्तानियत और मुल्क की सलामती की बात करते हैं, और यही वजह, यही बड़ा पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नौजवान नस्ल को दिया है कि आपने ग्रोही सूबाइयत, अपनी लसानियत, अपनी फिरकावारियत या अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन से भी ऊपर उठ के जब कौमी सलामती की बात आ जाए, जब मुल्क के मफाद की बात आ जाए, तो उस वक्त हमें बिल्कुल हम नीचे नहीं झुकना चाहिए। तो वही हम होप करते हैं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं अपने कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ये जो जहर चल पड़ा कि ये लोग जो हमारे शोधा की भी तौहीन करते हैं, जो हमारे लीडर्स की भी करते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि ये अभी अवेयरनेस हो रही है, और ग्रेजुअली ये यूथ जो कि पहले बिल्कुल ही एक किस्म के उनके ज़हन पोल्यूट हो गए थे, फॉरेन नैरेटिव, हनूदो यहूद का नैरेटिव बाहर से आता है, और उनका ये होता है कि अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन व्हिच इज बाइंडिंग द एंटायर नेशन। हमारी फौज एक कौमी फौज है। That's absolutely right. आपने 100% दुरुस्त बात की, लेकिन इसके साथ आयरॉनिकली हम देखते हैं कि पीटीआई जहां पर प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आती पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, वहीं पर फिर मिन्नत समाजत पर भी उतर आते हैं। मिसाल के तौर पे आज भी पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये उनकी ड्युअलिटी, पॉलिटिकल ड्युअलिटी या पॉलिटिकल डुप्लिसिटी का एक मजहर है कि वहाँ पर फिर एस्टैब्लिशमेंट से मिन्नत की कि जी आप इमरान खान का बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो विजन है, जो तजुर्बा है, उससे फ़ायदा उठाएं, खुदारा उससे फ़ायदा उठाएं। ये मिन्नत समाजत की है। तो आपको लगता है कि पीटीआई की इन अपीलों का कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा, बावजूद इसके कि आर्मी चीफ ने तो ख़त के बारे में भी दो टोक जवाब दे दिया। तो एक तरफ पीटीआई का नैरेटिव है अफवाज के ख़िलाफ़, फिर साथ ही मिन्नत समाजत भी करते हैं। तो वाई दिस पॉलिटिकल डुअलिटी जना साहब? जी देखिए ना, ये जो एक किस्म की डुअल आपका सोच है ना, ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है। दूसरा, कोई स्टेट्समैन जिसने आइन की पासदारी करनी हो और जमहूरियत को मजबूत बनाना हो और बैनुल अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान का इमेज बढ़ाना हो, वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के कुछ उनकी बात माने, कुछ अपनी बात मनवा ले, वो चलना चाहिए। ये आए दिन जब फौज को एड्रेस करते हैं ना और उनको भेजते हैं, तो ये और कंट्रोवर्शियल बनाते हैं अफवाज पाकिस्तान को। पहले इस पार्टी ने यही किया कि कंधों पे हाथ लगे, वो आने वाले हैं, चीजें सेटल हो जाएंगी। फिर कहा कि वो तो हमारे लीगल लॉ भी पास करवाते रहे हैं। फिर उनके फोटोज इशू करते रहे, जो कि कभी भी नहीं हुआ कि पीएम हाउस के लॉन में बैठ के एक इंप्रेशन क्रिएट करना। फिर जब आपका नो कॉन्फिडेंस हो गया तो आपने फौरी तौर के ऊपर कहा ये तो मीर जाफर, मीर सादक और क्या कुछ नहीं कहा, और फिर फिजिकल अटैक्स भी किए। तो मेरे ख्याल में खुदा के लिए ये दो रास्ते ना करें। अगर आप स्टेट्समैन हैं तो आप आगे की सोचिए, और वो सोच यही है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप अपने गिव एंड टेक करें पॉलिटिकल लोगों के साथ, और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जगह को हमवार किया जाए। मुल्क की सलामती के ऊपर, मुल्क की माशी जो हमारी बहाली के ऊपर, ये टेररिज्म की जो लानत है जिसके अंदर हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और हुकूमत को आपकी फुल सपोर्ट होनी चाहिए। जब नेशनल इलेक्शन प्लान बना था तो आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सबको इकट्ठा किया था, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ऑल मिलिट्री लीडर्स। इमरान खान साहब रिलक्टेंट थे, लेकिन उनको भी बुलाया गया और मिन्नत समाजित करके उनको उस वक्त आर्मी चीफ ने बिठाया था सर मेज पे। उस वक्त जनरल वाहिद शरीफ ने मेज पे बिठाया था उनको, इमरान खान को। उस वक्त 2014 के हवाले से जो है ना, अभी भी रिकंसाइल करें, अपने रवैये में तब्दीली करें, आर्मी को ना खत लिखें, ना उनको कंट्रोवर्शियल बनाएं। ये आप, और फिर आप बाहर जाके करारदादे मंजूर कराते हैं, फिर आप उनको लेटर लिखते हैं IMF को कि आप ये ना करें, वो ना करें। ये कभी हुआ है पाकिस्तान के अंदर? हमारे हाथ काट दे
मुल्क के अंदर आपकी सियासी मुखालफत हो सकती है, लेकिन सियासी मुखालफत तो हमारे दुश्मन तो नहीं, हमारे भाई हैं। इसी नोट पे we'll wrap up this segment। इसी नोट पर we will wrap up this segment जाना साहब, क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन करने का। एक ब्रेक लेते हैं, तो गया है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PTI के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा लीगल एंड पॉलिटिकल टीम के हिस्सा सेंटर हामिद खान साहब मौजूद होंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, कानूनदान भी हैं, बड़े ज़बरदस्त और सियासतदान भी हैं, PTI के पॉलिटिकल एंड लीगल मामलात का हिस्सा हैं, सेंटर हामिद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। जो PTI के अंदर सर एक टूट फूट मौजूद है, जो ग्रुप बंदियाँ नज़र आ रही हैं, जो इंतशार की कैफियत नज़र आ रही है, अभी हाल ही में झगड़ा फवाद चौधरी साबिका क़यादत PTI की और शुएब शाहीन का मामला, उस पर इल्ज़ामात की बौछार, क्या आप नहीं समझते कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई जाने वाली अपोजिशन की मुमकिना तहरीक उसको कमज़ोर कर सकते हैं और PTI के बयानिए को भी या उसकी पॉलिटिकल एंड लीगल स्टैंडिंग को भी वीकन कर रहे हैं? सर किसके बारे में पूछें, क्या चीज़ वीकन कर रही है? सर जो मुख्तलिफ ग्रुप बंदियाँ हैं, जो झगड़े हैं PTI के अंदर, शेर अफजल मरवत को निकाल दिया जाना, फिर उसके बाद फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान जो मसला हुआ, फिर PTI का सियासी कमेटी का एक एलामिया और उन पर इल्ज़ामात की बौछार, ये सब मामलात ये तो जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये फवाद चौधरी टाइप तो वैसे ही पार्टी से निकल गए हुए हैं, उनको वापस पार्टी के अंदर प्लांट करने की कोशिश हो रही है ताकि आपस में इख्तलाफात को बढ़ाया जाए और पार्टी को अंदर से कमज़ोर और बेबस किया जाए। इसी तरह से ये जो उसने अटैक किया है शुएब शाहीन, जो कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उसके पीछे भी यही कि पार्टी के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश है। जहाँ तक मरवत का ताल्लुक है, वो तो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो उसका होना या ना होने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी अपनी जगह एक मुल्क भर में सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है और इन चीजों का वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। असल तो मसला ये है कि पार्टी लीडरशिप को इन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है। उनके ना होने की वजह से पार्टी के अंदर इंतशार फैलाना आसान हो जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। तो ये बात है, अदरवाइज पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। ये था आज का प्रोग्राम, दैट्स अ रैप। देखने का बहुत शुक्रिया। आई सी टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।